नमस्कार साथियों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कृष्णा अकादमी अजमेर के अंकीय पटल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश वाला टॉपिक शुरू किया था और हमने उसमें राजस्थान का पहला कृषि जलवायु प्रदेश शुष्क पश्चिमी जो मैदान है वो पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में अपन दूसरा और तीसरा कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल से जो प्रश्न बनते हैं वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान का दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश, सेकंड जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, कृषि जलवायु प्रदेश है, उसका नाम देखिए सिंचित। सिंचित, ठीक है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। ठीक है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनका विस्तार पहले जान लेते हैं अपन, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी साइड में पड़ते हैं। राजस्थान के नक्शे में आप देखिए उत्तरी पश्चिमी साइड में 2 जिले हैं। अब सिंचित हैं, इसमें वर्ड क्या आ रहा है, सिंचित। सिंचित अभी अपन ने बात की थी इंदिरा गांधी नहर की। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर और अभी 3 नहरें और उसमें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो आपके जितने भी कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें आपके ये वाला आएगा प्रश्न, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है। तो सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, वो क्या है, सबसे ज्यादा सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश है। अब इसमें सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला पूछ ले तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि श्रीगंगानगर जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंचाई की सुविधा किस जिले को प्राप्त होती है, श्रीगंगानगर जिले को। ठीक है, अब 2 जिले आ गए, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले। सर्वाधिक सिंचाई और राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ। ठीक है, क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी नहर है उससे पहले आप देखिए एक घग्गर नदी बहती थी। आप जो पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं या हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें एक हनुमानगढ़ जिले का उल्लेख आता है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा, पीलीबंगा, ठीक है, रंगपुर, इस प्रकार के नाम आते हैं। तो वो सब क्या है भाई, रंग महल, सॉरी, और इस प्रकार के नाम आते हैं। तो वो इस क्षेत्र में वो नदियां बहती थी। तो प्राचीन काल से ये क्षेत्र क्या रहा है, जलोढ़ मिट्टी के कारण उपजाऊ रहा है ये मैदान। ठीक है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। सिंचित किसकी वजह से भाई, जो पहले जो नदियां आती थी प्राचीन काल में उन्होंने मिट्टी जमा कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, एक आपके घग्गर नदी आती है, घग्गर जो हिमालय से मिट्टी बहाकर लाती है, वो भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रहती है उसकी मिट्टी फसलों के लिए, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, फिर देखिए विशेष बातें क्या है इस सिंचित प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मैदान में। हाँ, इसका ये प्रश्न भूल गए अपन, कोड सिंचित उत्तरी पश्चिम मैदान में क्या है भाई, कोड 1B, उसमें था 1A, इसमें है 1B। ठीक है, तो इसका ये आप बार बार थोड़ा सा दोहराएंगे तो याद होगा। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल या समझने वाली चीज़ है, इसमें कोई ट्रिक ज़्यादा काम नहीं करती। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। ट्रिक के भरोसे नहीं रहें, और आने वाले टाइम में आपके लिए ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल इजी बन जाएंगी जब आप इनको बार बार दोहराएंगे। ठीक है, रटने नहीं बैठना, दोहरान मतलब एक नज़र रोज या जब भी आपको समय मिले इसमें डाल लिया करें। अब आप देखिए इसमें विशेष बातें क्या है कि नहरें हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है, नहरों के कारण बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। नहरें कितनी है, 4 नहरें। एक हो गई आपके इंदिरा गांधी नहर, दूसरी हो गई आपके गंग नहर, और चौथी है आपके एक घग्गर नहर। घग्गर नहर भी है, या इसका ऑप्शनल आप देख सकते हैं भाखड़ा नहर।
ठीक है, 4 नहरें हैं इस कृषि जलवायु प्रदेश में, और वो क्या करती है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। अब इसमें देखिए और विशेषता क्या, फसल वैविध्य। आपने देखा होगा कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधाओं की कमी होती है, अभाव होता है, वहाँ पर सीमित या गिनी चुनी फसलें या वही फसलें हर बार बोई जाती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर सिंचाई की सुविधा पूरे वर्ष भर जो अधिक मात्रा में मिलती है, तो वहाँ पर क्या आप विकल्प चुन सकते हैं कि कौन सी फसल बोएं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिंचाई की सुविधा है। दूसरा ये क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, कांप मिट्टी यहाँ पर बिछी हुई है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, तो उसके कारण क्या उपजाऊ है, तो फसल वैविध्य पाया है, विविधता, ठीक है, अलग अलग प्रकार की फसलें पाई जाती है। एक निश्चित पैटर्न ही नहीं है कि बस यही 2-3 फसलें बोई जाएगी हर साल और उन्हीं को काटा जाएगा। यहाँ पर संख्या बहुत सारी है फसलों की। और देखिए सर्वाधिक फलोत्पादन, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में होता है, तो यहाँ पर एक और प्रश्न आपके तैयार हो जाता है। तो सर्वाधिक फसलोत्पादन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश में। अब आपको पूछ ले कि भाई कौन से जिले में होता है सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई भी श्रीगंगानगर में होती है, सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन भी कहाँ पर होता है, श्रीगंगानगर में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे। फिर देखिए राजस्थान का अन्न भंडार, सबसे ज़्यादा अन्न कहाँ पर होता है, अनाज, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कौन से जिले में होता है, तो ये क्या है भाई, सबसे ज़्यादा तो होता है श्रीगंगानगर में, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोडक्शन करते हैं अनाज का, इसलिए इसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके आ सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके जैसे जो सामान्य एग्जाम्स हैं, कांस्टेबल के हुए, लिपिक ग्रेड के हुए, ठीक है, इनमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। कोई BSTC की तैयारी कर रहा है, प्री B.Ed जैसे करते हैं आप, ठीक है, तो उनमें पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न। राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है, या जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ की जलवायु तो वैसे शुष्क है, डेजर्ट एरिया पूरा, लेकिन यहाँ पर क्या जो नदियाँ बहती थी प्राचीन काल में, आप सुनते हैं कि भाई जो सरस्वती नदी या दृशद्वती या बात करें गग्गर नदी, ठीक है, तो उनका प्रवाह अब क्या हो गया भाई, रुक गया है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या डेजर्ट एरिया बन गया, और डेजर्ट एरिया बनने के बाद जो है वो आपने देखा होगा कि इसमें इंदिरा गांधी नहर, या ये 4 नहरों की बात की अपन ने, ये नहरें आने के बाद ये जो जलवायु शुष्क है, लेकिन वहाँ पर नहरों के कारण क्या नमी बनी रहती है, ठीक है। मूल रूप से तो जलवायु शुष्क है, लेकिन पानी की अधिक मात्रा होने के कारण, ठीक है, सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्तता के कारण क्या है भाई, वो नमी युक्त एरिया है, भूमि में नमी की कमी नहीं होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ समस्याएं हैं, देखिए। अब पूछ लें कि भाई सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान की समस्याएं क्या है, तो देखिए इसमें ये दे रखा है, जल प्लावन, जलाक्रांति, जल प्लावन, जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग, ठीक है, 3 नाम तो ये हो गए। और एक इसको सामान्य नाम से जाना जाता है सेम समस्या, सेम समस्या तब होती है जब जमीन में पानी की ज़्यादा मात्रा होने के कारण जमीन दलदली हो जाती है, और दलदली होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा अपन फसल बो नहीं पाते हैं, और जो ज़मीन में जो लवण होता है वो ऊपर आके एक परत के रूप में जम जाता है और वो बंजर कर देता है ज़मीन को। उसमें आप कोई फसल बोना भी चाहें तो वो फसल ज़्यादा उत्पादन नहीं देगी आपको, इसलिए ये समस्या सेम की समस्या कहलाती है। अब इसमें जल प्लावन मतलब जो सिंचाई ज़्यादा हो जाती है तो भाई वहाँ पर बहुत पानी भर जाता है खेतों में और वो फसल को खराब कर देता है। जलाक्रांति भी इसे ही कहेंगे, जल के कारण जो फसलों को नुकसान होता है उसको जलाक्रांति, ठीक है, जल प्लस आक्रांति बोलेंगे इसको। फिर है वाटर लॉगिंग मतलब पानी का भराव, ठीक है, पानी का भराव जमीन के अंदर, ठीक है, इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी रिसना कि वो पानी इकट्ठा हो जाता है ऊपर आके, और वो जमीन के अंदर जो नमक होता है, लवण होते हैं, उनको अपने साथ घोलकर केशिकत्व बल होता है। केशिकत्व बल आपने साइंस में पढ़ा हो, तो जैसे
आप कोई भी पानी फैलता है तो उस पर पोछा रखते हैं तो पानी को सोख लेता है, या आपने देखा होगा दिया होता है उसमें आप बाती रखते हैं तो उसमें तेल को सोख लेता है वो। तो ये क्या है भाई, केशिकत्व बल कहलाता है। ठीक है, उस केशिकत्व बल के कारण जो पानी अंदर जाता है वो पानी अपने साथ किसको खींच लेता है, लवण को खींच लेता है, और उस लवण की एक परत उस मिट्टी पर बिछ जाती है और वहाँ पर फिर फसल उगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, वाटर लॉगिंग सेम समस्या, जलाक्रांति, जल प्लावन, ये सब चीज़ें एक ही है। ठीक है, सारे नाम ये क्या है, एक ही चीज़, एक ही समस्या बताते हैं कि जल ज़्यादा भर जाता है। अब मैंने देखिए इसको समझाने के लिए आपको एक थोड़ा सा एक कोलाज तैयार किया है, फोटो कोलाज। इसमें देखिए ये ज़मीन जो पानी भरा था, ठीक है, यहाँ पर देखिए अब पानी भरता क्यों, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि अभी अपन ने पढ़ा कि 4 यहाँ पर जो नहरें हैं, ठीक है, 4 नहरें हैं, उन 4 नहरों से इतनी सिंचाई होती है कि ज़मीन में पानी की कमी कभी रहती नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कई बार बिना रखरखाव के जो नहरें हैं उनमें टूट फूट हो जाती है, और जो कर्मचारी है या अधिकारीगण है उनकी तरफ से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो टूट फूट हो जाती है, तो उनसे पानी नहरों से रिसता है और आसपास के जो ज़मीन है उसमें इकट्ठा हो जाता है रिस के। ठीक है, अब नहर टूट गई, नहर के टूटने के कारण पानी रिसा नहर का और पास के जो खेत थे उनमें इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के कारण जो स्थिति बनती है वो इस प्रकार की, देखिए इसमें फसल बो रखी है, फसल बोने के कारण जो फसल बोने के बाद इसमें जो पानी रिस के इकट्ठा हुआ उससे फसल खराब हो गई है बिल्कुल। ठीक है, और जो किसान वर्ग है ये यहाँ की गंभीर स्थिति को बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारी फसल जो है खराब हो गई खेतों में। अब ये पानी जब सूखता है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये नमक देखिए वाइट कलर का, ये वाइट कलर का क्या है, इसमें जो ज़मीन के अंदर से जो नमक निकला था, ठीक है, पानी के साथ, वो क्या है, पानी के सूखने के बाद ज़मीन के ऊपर बिछ जाता है, और बिछने के बाद क्या होता है, इससे ये ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है। लवण की ज़्यादा मात्रा हानिकारक होती है, जैसे हमारे शरीर के लिए नमक ज़्यादा मात्रा में हानिकारक होता है, वैसे ही फसलों के लिए भी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में नमक हानिकारक होता है। ठीक है, अब देखिए पानी इकट्ठा हो गया और इससे ये स्थिति बनी, लेकिन एक झील बन गई है वहाँ पर। इस समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र एक हनुमानगढ़ जिले में, जो ये लिखा हुआ देखो, बडोपल। बडोपल कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अलावा श्री गंगानगर में एक और जगह है, अनूपगढ़। श्री गंगानगर जिले में एक और जगह है, अनूपगढ़। ये दोनों क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित है इस समस्या से। और ये जो मैंने एक आपको इसमें फोटो दे रखी है, क्या है, बडोपल झील है। इतनी ज़्यादा मात्रा में रिसाव होता है पानी का कि पानी इकट्ठा होकर एक झील के रूप में इकट्ठा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए आप कुछ पक्षी यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे अभी, कैसे ये पक्षी बैठे हैं यहाँ पर और क्यों बैठे हैं, इसका क्या महत्व है, नुकसान है। ठीक है, नुकसान की बात तो अपन ने कर ली कि यहाँ पे फसलों को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ज़मीन जो है क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ती है ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिए इस समस्या के समाधान क्या है। ठीक है, समाधान क्या है, या आपके जो महत्व भी हो सकता है, समस्या में अपन समाधान ढूंढें तो उसका महत्व भी ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पानी इकट्ठा हुआ है तो इसको रामसर साइट, हिंदी में बोलते हैं नम भूमि, हिंदी में बोलते हैं नम भूमि। ठीक है, अब यहाँ पर नम भूमि है मतलब दलदली भूमि। नम भूमि का मतलब ध्यान रखिएगा आप, दलदली भूमि, दलदली भूमि यहाँ पर यह है, और इसी को रामसर साइट बोलते हैं। रामसर ये अजमेर वाला नहीं है, या जहाँ पर मेरा जन्म स्थान है बाड़मेर में वो वाला नहीं है। ठीक है, रामसर है ये ईरान में। ठीक है, ये रामसर कौन सा है, ईरान में एक और रामसर है। ईरान में एक सम्मेलन हुआ था बहुत वर्षों पहले,
और उस सम्मेलन में क्या हुआ, विश्व की जो नम भूमियां हैं, दलदली भूमियां हैं, उनके संरक्षण का एक फैसला लिया गया था। और इसलिए जो भी दुनिया में नम भूमियां हैं या दलदली भूमियां, उनको किस में काउंट किया जाता है, रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, रामसर साइट, नम भूमि, रामसर साइट, या आपको इसको दलदली के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, इनका संरक्षण किया जा सकता है। अभी अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पर समस्या है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ इसको संरक्षित किया जाना भी जरूरी है। ठीक है, अब इसको समस्या है, इसको समस्या को एक इम्पोर्टेंस में बदला जा सकता है, महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे लिए। कैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ पक्षी हैं। ठीक है, अब ये दलदली भूमि है और झील बन गई है, पानी इतना इकट्ठा हो गया है यहाँ पर, हर वर्ष पानी इतना इकट्ठा होता है कि झील के रूप में ये आकार ले लेता है। और ये झील क्या पक्षियों की शरण स्थली बन गई है। कौन सी झील, बड़ोपल। ये झील कौन सी है, बड़ोपल। बड़ोपल अपन ने बात की है, हनुमानगढ़ वाला बड़ोपल। और ये झील क्या है भाई, अब पक्षियों की शरण स्थली बन गई है। यहाँ पर शीतकाल में पक्षी आते हैं, जैसे अपने आना सागर में आते हैं। ठीक है, सांबर लेक वाला भी आपको याद होगा। ठीक है, कुरजा, ठीक है, ऐसे प्रवासी पक्षी आते हैं अपने राजस्थान में। वैसे बड़ोपल में भी क्या हुआ है, अब शीतकाल में जो प्रवासी पक्षी है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं सर्दी में। तो ये क्या भाई, एक रामसर साइट बन गई और पक्षियों की शरण स्थली बन गई। तो अब ऐसी बात चल रही है कि बड़ोपल में एक पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। जैसे घना पक्षी विहार है अभी भरतपुर में। ठीक है, वहां पर भी क्या दलदली भूमि है। ठीक है, और दूसरा आपके पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया जा सकता है, घोषणा हो गई है और कार्य प्रगति पर है। ठीक है, बड़ोपल में नया पक्षी अभ्यारण्य, प्रश्न ये देख लीजिए। ठीक है, एक तो गया रामसर साइट या नम भूमि। ठीक है, या बड़ोपल में क्या है भाई, झील है। ठीक है, सेम समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है बड़ोपल। बड़ोपल में क्या है, एक बड़ोपल नाम से झील हो गई है। अब उस झील का उपयोग क्या हो रहा है भाई, पक्षियों की शरण स्थली या अभ्यारण्य के रूप में विकसित की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नया प्रश्न बन गया कि आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके और आपको जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो समझा सकूं। जी, अब एक तो अपन को महत्व पता चल गया कि इसका क्या महत्व है कि अपन इसका पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, पर खेतों को कैसे बचाया जाए। चलिए, एक आप बड़ोपल की ये झील छोड़ दीजिए, खेतों को कैसे बचाया जाए, खेतों में जो फसल खराब हो रही है उससे उसकी उस समस्या का समाधान क्या किया जाए। याद रखिएगा नाम आपके, एक तो जलाक्रांति, एक जल प्लावन, एक आपके हो गया सेम समस्या या वाटर लॉगिंग। 4 नाम मैंने आपको बता दिए इस समस्या के, चारों नाम आप याद रखिए। अब देखिए इसकी समस्या का समाधान क्या है। देखिए ये वर्ड है इको नहीं है, सॉरी गलत टाइप कर दिया मैंने, इंडो मतलब इंडिया, भारत। डच आपने हिस्ट्री पढ़ा है अगर इंडिया का, तो उसमें एक विदेशी जाति आई थी हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, डच नीदरलैंड। नाम क्या है देश का, नीदरलैंड पहले नाम। एक और अन्य नाम है इसका हॉलैंड। ठीक है, इंडो का मतलब इंडिया, भारत, और डच का मतलब है आपके नीदरलैंड। नीदरलैंड मतलब हॉलैंड। ठीक है, डच भी इसी का नाम है, नीदरलैंड भी इसी का नाम है। डच मतलब वहाँ की जो लोग हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, डच लोग। ठीक है, और
देश का नाम है नीदरलैंड, नया नाम है देश का, और पुराना नाम है हॉलैंड। ठीक है, तो इंडो डच परियोजना, प्रश्न सीधा सीधा कि भाई इंडो डच परियोजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो सेम समस्या है, जलाक्रांति है, जल प्लावन है, वाटर लॉगिंग है, उससे किसका संबंध है, आपके इंडो डच परियोजना का संबंध है। ठीक है, अब ये इंडो डच परियोजना है क्या, तो नीदरलैंड है वो भारत को, नीदरलैंड है वो भारत को आर्थिक प्लस तकनीकी, आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएगा। कौन, नीदरलैंड, नीदरलैंड भारत को या इस क्षेत्र को, ठीक है, तकनीकी और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। किस समस्या के निवारण के लिए, सेम समस्या के निवारण के लिए। ठीक है, तकनीक वहाँ पर उन्नत है। ठीक है, वहाँ पर नम भूमियाँ पाई जाती है और उन नम भूमियों से फसलों को खराब होने से बचाने के लिए तकनीक है उनके पास, तो पैसा भी उपलब्ध करवाएगा और तकनीक मतलब मशीनरी है और उनके जो शोध हैं उनको भारत के साथ साझा करेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो शब्द है इसमें यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस आप में से कई जनों ने सुना होगा, लेकिन इसको हमारी भाषा में बोलते हैं सफेदा। राजस्थान में एक पेड़ होता है सफेदा, बहुत हाइट होती है, आप सब जानते हैं सफेदा। ये सफेदे का पेड़, इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये जितना ज़्यादा ऊपर ज़मीन से होता है उससे भी ज़्यादा गहरी इसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यूकेलिप्टस वैसे तो ऑस्ट्रेलिया मूल का पेड़ है और ये भारत में भी पाया जाता है। अब भारत में पाया जाता है, भारत में इसका नाम है सफ़ेदा। ठीक है, अब सफ़ेदा पेड़ कहते हैं कि ज़मीन से जितना ऊंचा होता है उससे भी अधिक इसकी गहरी जड़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या होता है, पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए। पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये क्या कर लेता है, अतिरिक्त जो पानी होता है यहाँ की ज़मीन में, ठीक है, उसको सूख लेता है। अब सफ़ेदे का पेड़ लगाया जाता है, मतलब आप इसमें शायद नहीं दे रखा है, हाँ देख लीजिए, ये एक समस्या का निवारण करने का एक पारंपरिक तरीका हो सकता है। ठीक है, कि सफ़ेदे के पेड़ को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ये ज़्यादा मात्रा में पानी का अवशोषण करता है ज़मीन से। अब यहाँ पर पानी ज़्यादा है खेतों में, तो वहाँ पर क्या, पाल के आसपास आप क्या लगा सकते हैं, सफ़ेदे के पेड़ लगा सकते हैं और पानी की अतिरिक्त मात्रा को वो पेड़ की जड़ें सोख लेती है। इससे ये समस्या का निवारण हो सकता है। ठीक है, एक विकल्प है। ठीक है, अगर कोई और दूसरा विकल्प अपनाना चाहे तो इसमें एक और विकल्प है कि भाई आप जिप्सम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये जो ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन है, उसमें जिप्सम का छिड़काव कीजिए। जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखा है आपने। ठीक है, बस वैसा ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, एक जल के आधे अणु का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जल के आधे अणु का। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो उसमें थोड़ा सूत्र देखिए, तो जल का आधा अणु एक्स्ट्रा होता है बस, और इतना ही अंतर होता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ऐसा बुरादा होता है, आपने प्लास्टर देखा होगा, कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर ने लगाते हैं, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगभग डिट्टो वैसा ही होता है आपके जिप्सम। ठीक है, उस जिप्सम के पाउडर का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, खेतों में। उससे क्या होता है, ये लवणीय जो भूमि होती है, ये लवण जो आ जाता है पानी के साथ ऊपर, इसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, जिप्सम से लवण का प्रभाव कम हो जाता है या उसको लेवल में ले आता है, एक सामान्य स्तर में ले आता है लवण को जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए, जिप्सम के अलावा अभी मैंने बात कर ली बड़ोपल और अनूपगढ़ में ये समस्या है। ठीक है, एक आपके क्या बोलते हैं, बीकानेर साइड में भी इस प्रकार की समस्या है, क्योंकि जो नहरें हैं उनका रखरखाव उचित अवस्था में नहीं है और ये एक थोड़ी सी समस्या है वहाँ पर, जिसका निवारण किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो प्रश्न बने हैं उनको दोहराना।
कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा भी अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करने पे मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। दो कृषि जलवायु प्रदेश अपन ने पढ़ लिए हैं, ये तीसरा है कृषि जलवायु प्रदेश। देखिए तीसरा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान में उच्च शुष्क सीमित सिंचित, ठीक है। शब्दों की तरफ जाइए और शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उच्च शुष्क सीमित सिंचित मतलब शुष्क मतलब सूखापन ज़्यादा है वहाँ, और सूखापन आप बात करें तो सूखापन जलवायु में, जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु, सूखी जलवायु, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी क्या है, उच्चता है, अधिक है शुष्कता। और फिर सीमित सिंचित है, सीमित सिंचित है मतलब शुष्कता तो है जलवायु में, लेकिन जो नहरी प्रभाव है उसके कारण क्या हो रहा है, नहरों के कारण सिंचाई की कुछ सीमित जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो जाती है नहरों के कारण, ठीक है। अब इसका कोड ध्यान रखिए 1C, ठीक है। पहले का था 1A आपके जो शुष्क पश्चिमी मैदान था उसमें, दूसरे का था उत्तर पश्चिमी जो सिंचित प्रदेश है उसका 1B था, और इसका तीसरे का देख लीजिए उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश का कोड है 1C, ठीक है। इसको एक साथ याद करेंगे तो 1C, ठीक है। ऐसे सीरीज में याद कीजिए कि पहले यहाँ से फिर ऊपर वाला फिर ये बीच वाला, ऐसे सीरीज में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। एक इमेज बनाइए अपने दिमाग में, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, और उससे क्या होगा आपको चीज़ें आसान लगेगी। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। फिर देखिए इस क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, 3 जिले हैं, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, 3 जिलों में इसका विस्तार है कृषि जलवायु प्रदेश का। अब यहाँ पर में एक भ्रम की स्थिति बनती है या आ सकती है आपके दिमाग में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अपन ने जो पहला जो आपके कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ा था उसमें 2 जिले थे, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। बाड़मेर और जोधपुर, और उसका जो क्षेत्रफल था 124 डॉट डॉट कुछ था, तो इसको आप मिलियन में कन्वर्ट करें तो 12.4 मिलियन, एक 124 लाख अपन ने इसको लिखा था हेक्टेयर में, ठीक है। अब 124 लाख है, 124 लाख है हेक्टेयर, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करें तो 12.4 मिलियन हेक्टेयर आएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने एक डेटा लिख रखा है 7.70 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। 3 जिलों में कितना क्षेत्रफल है इसका, 7.70 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन अपन ने जो पहला वाला पढ़ा था बाड़मेर और जोधपुर वाला, शुष्क पश्चिमी मैदान वाला, ठीक है, उसमें जो आपके एरिया है, क्षेत्रफल है उसका, वो कितना आ रहा था 12। अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 12 है, वहाँ पर 2 ही जिले थे, यहाँ पर 3 जिले हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो शुरुआत में चीज़ समझाई थी वो इसीलिए समझाई थी कि पूरे जिले का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, ठीक है। पूरे जिले का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको काउंट किया जाता है। तो आप देखिए जैसलमेर और आपके जो बोलते हैं बीकानेर और चूरू में धोरों में खेती नहीं होती है, ठीक है। धोरों में खेती नहीं होती है तो धोरों का क्षेत्र इसमें ज़्यादा है वो हटा दिया जाता है, तब इसका क्षेत्रफल कितना बचता है, 7.70 मिलियन हेक्टेयर बचता है, और उसका उन 2 जिलों का क्षेत्रफल कृषि योग्य जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो बड़ा क्षेत्रफल है
सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आपके कृषि जलवायु प्रदेश है, और ये नहीं आएगा इसमें। कई जने इसको गलती से मान लेते हैं, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा वापस देखा था कि क्या दिक्कत आ सकती है मुझे और बच्चों को, तो इसमें ये एक चीज़ निकल के सामने आई। और ऑथेंटिक आपके यही माना जाएगा कि सबसे जो आपके अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उसमें एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, उसमें भी आंसर यही माना था कि आपके जो शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश है, जो जोधपुर और बाड़मेर वाला, वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला है। ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश, इसका क्षेत्रफल इतना है, और ये सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है शुष्क पश्चिमी मैदान, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिए इसमें विशेषताएं क्या है। विशेष नहरों से सीमित सिंचाई होती है। नहरों से सीमित सिंचाई होती है, तो आपने देखा कि ये भाई आपके हरिके बैराज, ठीक है, इधर से आपके सतलज नदी आ रही है, और सतलज नदी के आप देखो क्या बोलते हैं इसको, सतलज और व्यास नदी आ रही है। उस पर क्या बनाया आपने, ये हरिके बैराज बांध बनाया। हरिके बैराज बांध से ये राजस्थान फीडर निकाला गया इंदिरा गांधी नहर का, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का फीडर निकाला गया है। ठीक है, ये आपके ठीक है, सतलज और व्यास, ये दो नदियां, और ये हरिके बैराज। हरिके बैराज के बाद ये जो है, ये आपके राजस्थान फीडर, मतलब राजस्थान तक पानी पहुंचाने का एक स्रोत निकाला गया, उसको राजस्थान फीडर मतलब आपूर्ति करने वाला, ठीक है, फीडर, ठीक है, आपूर्ति करने वाला, राजस्थान को पानी की आपूर्ति करता है फीडर, ठीक है। फिर ये आपके मसीता वाली हेड से एंटर होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये फिर आपके मुख्य जो इंदिरा गांधी नहर है वो इधर आती है आपके हनुमानगढ़ से आपके क्या बोलते हैं, श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ के पास से आपके, फिर देखिए बीकानेर में आती है। बीकानेर के बाद आपके जैसलमेर में मोहनगढ़ तक, ठीक है। मसीता वाली हेड है आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। और 0 पॉइंट होता है जहां पर एंड होती है, 0 पॉइंट है मोहनगढ़ जैसलमेर में, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये क्या आ रही है, नहर आ रही है, और नहर से क्या हो रहा है, सीमित सिंचाई हो रही है। किन किन जिलों में, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू में, ठीक है, इन तीनों जिलों में सिंचाई हो रही है। और यहाँ से एक और नहर निकाली गई है, वो आपके सिद्धमुख नोहर नहर बोलते हैं उसको, ठीक है, और उससे सिंचाई हो रही है ये चूरू तक, ठीक है, चूरू तक होती है इससे। और ये आपके बीकानेर में होगी और जैसलमेर में होगी मोहनगढ़ तक। ये वैसे गडरा रोड तक जाती है, इसकी एक शाखा बाड़मेर में, ठीक है। तो ये सीमित सिंचाई होती है इससे, मतलब पूरे एरिया में अभी फैली हुई नहीं है नहरें, शाखाएं निकाली तो है, प्रयास जारी है सभी खेतों तक पानी पहुंचाने का, लेकिन अभी सब जगहों तक पहुंचा नहीं है। तो सीमित सिंचाई वहाँ पर मिलती है, और पानी का भी इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है कि भाई सारे खेतों को सिंचाई की सुविधा या पर्याप्त मात्रा में मिल सके, सीमित मात्रा में मिल पा रही है अभी, इसलिए, ठीक है, इसलिए सीमित सिंचाई लिखा है। आप इसको थोड़ा सा दूसरी इमेज में देखना, ये क्लियर नहीं आ रही है, हाई रेजोल्यूशन नहीं है इसमें, इसलिए। फिर देखिए यहाँ पर वर्षा की मात्रा देखिए 100 से 350 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करें अपन 10 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर वार्षिक, ठीक है। तो वर्षा तो कम हो रही है, ठीक है। यहाँ आप देखो जैसलमेर में बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है, सम, ठीक है, सम और खुड़ी, जहाँ पर ये पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए डेजर्ट एरिया में, ठीक है। और वहाँ पर तो बहुत कम बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, एवरेज दे रखा है वार्षिक वर्षा का।
और फिर देखिए मृदा का प्रकार क्या है, मरुस्थलीय और बालू का, जैसी अपन ने पहले वाले में देखी थी जोधपुर और बाड़मेर वाले में, ठीक है, उसी प्रकार की मृदा पाई जाती है थार के रेगिस्तान के कारण। फिर देखिए फसलें कौन कौन सी है, फसलें बाजरा, ग्वार, दालें, मूंगफली, ठीक है। बाजरा मुख्य फसल है, ग्वार और दालें गौण रूप में उगाए जाते हैं और मूंगफली भी गौण रूप में है। लेकिन अभी अपन बात करेंगे एक विशेष जगह की जहाँ पर मूंगफली का उत्पादन बहुत उन्नत अवस्था में है। ये बात हो गई खरीफ की। ये रिपीट इसलिए हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो बहुत फायदे की चीज़ है, आपको पता चल जाएगा कौन सी फसलें किस ऋतु की हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, बाजरा, ग्वार, दालें, मूंगफली आदि, ठीक है। अब ये फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये है आपके सिंचाई से जिन खेतों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाती है वो रबी में ये फसलें उगा लेते हैं। वरना खरीफ की फसलें हैं वो वर्षा आधारित होती है। अपन ने बारानी कृषि पद्धति पढ़ी थी पहले दूसरे वीडियो में शायद, तो उसमें जो वर्षा आधारित कृषि है वो होती है यहाँ पर खरीफ में, ठीक है। और रबी में क्या, ये सिंचाई से ये फसलें भी बोई जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अनुसंधान संस्थान है, हर उसमें एक क्या बोलते हैं, हर कृषि जलवायु प्रदेश में एक अनुसंधान संस्थान है। तो वो देखिए केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान CAIH, सेंट्रल एरिड इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं उद्यानिकी या बागवानी को, ठीक है। तो सूखे क्षेत्र में भी क्या बागवानी की जा सकती है, क्या ऐसी फसलें, ऐसी उन्नत किस्में हैं फसलों की जो यहाँ का सूखापन झेलने के काबिल हैं, ठीक है। तो ये जो संस्थान है CAIH, ये क्या करता है, ऐसी फसलों पर अनुसंधान करता है जो सूखा सहन करने के काबिल हो, जैसे जैतून। जैतून वैसे भूमध्य सागर की फसल है लेकिन यहाँ पर उगा रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये है कहाँ पर, बीछवाल। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, बीछवाल एक ग्रामीण एरिया है, कौन से जिले में है, बीकानेर में, ठीक है। ये मुख्यालय है यहाँ पर। जिले का नाम पूछ लें तो क्या आएगा, बीकानेर आएगा, लेकिन जगह का नाम पूछ ले प्रॉपर जगह का तो बीछवाल आएगा। बीकानेर जिला है और ग्रामीण क्षेत्र है बीछवाल, ठीक है। स्थापना कब हुई इसकी, तो 1993 में। इस प्रकार के प्रश्न आपको RS प्री में देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। कई बार सुमेलित करो या एक ही प्रश्न में पूछ लेते हैं, वर्ष पूछ लेते हैं, ठीक है। ऐसे बोझिल जो प्रश्न होते हैं जानबूझ के पूछे जाते हैं आपको परेशान करने के लिए, और ये मेरिट में आप अगर इनका आंसर अच्छा देते हैं तो मेरिट में आपको ऊपर भी पहुंचाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना आप ऐसी कठिन चीज़ें याद रखेंगे मेरिट में, उतना ही ऊंचा स्थान आपको प्राप्त करने में आसानी रहेगी। फिर देखिए खजूर व बेर शोध संस्थान, ये भी कहाँ पर है, आपके बीकानेर में ही है, ठीक है। ये प्रश्न इसी टाइप के हैं, सुमेलित करो टाइप के, या सिंपल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मूंगफली मंडी। मूंगफली मंडी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, आपके कांस्टेबल, पटवारी जो जनरल सब एग्जाम्स होते हैं उनमें आ सकता है, ठीक है। और बड़े एग्जाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कॉलेज लेक्चरर होता है, उसमें एक कॉलेज लेक्चरर में फर्स्ट पेपर होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। उसमें राजस्थान जीके के 100 प्रश्न आते हैं, अभी तक जहाँ तक मैंने पैटर्न देखा है 100 प्रश्न आते हैं। तो उसमें पूछ ले भाई मूंगफली मंडी, राजस्थान में सबसे बड़ी मूंगफली मंडी कहाँ पर है, तो लूणकरणसर। लूणकरणसर कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, तहसील है एक बीकानेर जिले की लूणकरणसर। और लूणकरणसर में क्या है भाई, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की नहीं सॉरी राजस्थान की, एशिया गलत बोल गया मैं, राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी। राजस्थान की मूंगफली की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है भाई, लूणकरणसर, ठीक है।
अब दूसरा प्रश्न और बना देते हैं इसमें एक, ठीक है, कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, बीकानेर को नहीं कहा जाता है, यहाँ पर लूणकरणसर को कहा जाएगा। राजकोट एक जगह है गुजरात में जहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होके वहाँ पर पहुँचता है, तो राजकोट गुजरात, ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी है। और आपके फिर बचता है राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी। ठीक है, तो आवक कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, मंडियों में। लूणकरणसर में सबसे ज़्यादा मूंगफली की आवक होती है, इसलिए इसको उपमा दी गई है। राजस्थान के राजकोट की क्या दी गई है, उपमा दी गई है। किसको, लूणकरणसर को। लूणकरणसर में किसकी मंडी है, मूंगफली की। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि आगे बढ़े अपन। चलिए इरेज करते हैं। मूंगफली भी मंडी हो गई लूणकरणसर में। बीकानेर। आगे बढ़ते हैं बज्जू। ये स्वतंत्र मंडी है, मतलब किसी फसल विशेष के लिए नहीं है, स्वतंत्र मंडी है, किसी फसल विशेष के लिए नहीं है। बज्जू मंडी और बीकानेर में है, बीकानेर में है बज्जू मंडी। ठीक है, कि याद रखना स्वतंत्र मंडी वैसे आगे आ सकता है वापस आने वाले टाइम के जो वीडियोस होंगे उनमें। फिर यहाँ पर रिफाइनरी। रिफाइनरी कौन सी, पचपदरा वाली नहीं। ठीक है, यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश में तो ध्यान रखना, अभी मैंने बात की थी कि राजस्थान में जैतून की खेती आजकल की जाने लग गई है। तो जो जैतून की खेती है, जैतून की खेती राजस्थान में की जाने लग गई है। तो जैतून से क्या तेल निकाला जाता है। जैतून वैसे भूमध्य सागरीय एक तिलहन है। तिलहन मतलब जैसे तेल निकाला जा सकता है, फल लगता है, तिलहन तो क्या बोले उसको, फल है। उस फल से क्या निकलता है, तेल निकलता है। जैसे आपने देखा होगा जैतून का तेल खाने के भी काम में लेते हैं अपन, और बहुत महंगा आता है। जैसे एक ब्रांड चलता है अपने फिगारो, ठीक है, स्पेन से आता है। ठीक है, तो वहाँ से आयात करने में वो तेल महंगा पड़ता है अपन को, क्यों ना अपन यहाँ पर ही इसको उगा लें। आपने अगर खेजड़ी का वृक्ष अगर देखा तो उस प्रकार का वृक्ष होता है जैतून का, और इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इसको उगाया जाने लग गया है कि भाई इससे अब अपन तेल निकाल सकें, इतनी क्षमता की रिफाइनरी निकाली गई, स्थापित की गई है। तो ये रिफाइनरी कहाँ पर है, ये भी लूणकरणसर में है। ठीक है, लूणकरणसर में है। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था पिछली सरकार के कार्यकाल में। ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर में। क्या है भाई, रिफाइनरी है। किसकी रिफाइनरी है, जैतून के तेल की, ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल कहाँ निकाला जाता है राजस्थान में, लूणकरणसर बीकानेर में। ठीक है, फिर देखिए स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पर है, बीछवाल, अभी जो अपन ने पढ़ा था, बीकानेर। ठीक है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। अब इसके बारे में फैक्ट क्या है, प्रश्न दूसरे तरीके से, एक तो इसका स्थान पूछ लें तो बीछवाल हो जाएगा, लेकिन पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यही आपके ऊपर वाला इसका आंसर होगा। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा, तो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय ये था। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछेंगे इसमें इतना।
फिर देखिए काजरी, काजरी अपन ने अभी बात की थी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात की थी, का क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंध और मृदा प्रबंधन संरक्षण संस्थान, ठीक है। हेड ऑफिस तो है आपके जोधपुर में, लेकिन इसके क्षेत्रीय कुछ कार्यालय और हैं, ठीक है। क्षेत्रीय प्रबंध व मृदा संरक्षण संस्थान। अब देखिए कार्यभार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस प्रकार के सहायक आपके क्या किए जाते हैं, अन्य संस्थान स्थापित किए जाते हैं। तो काजरी का क्षेत्रीय प्रबंध व मृदा संरक्षण संस्थान दो हैं, एक तो है चांदन, चांदन पड़ता है, आपने चंदन नलकूप पढ़ा होगा जैसलमेर में, ये चांदन उसी को ही कहा जाता है, चंदन या चांदन एक ही है। अब जैसलमेर में चांदन का एक और महत्व है, फायरिंग रेंज है ये, जहां पर फायरिंग का अभ्यास होता है। वायुसेना के जो विमान हैं, ठीक है, आपने बॉर्डर मूवी अगर देखी हो तो उस टाइप में फायरिंग रेंज भी है और अभ्यास का स्थान भी है वहाँ पर। फिर देखिए दूसरा इसका जो क्षेत्रीय प्रबंध और मृदा संरक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है, बीछवाल बीकानेर में है, ठीक है। ये आपके आज देखिए इस कक्षा में 3 आपके जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको इजी लगे होंगे, मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए या संपर्क कर लीजिए कोचिंग में, ठीक है। कोई डेटा मिस्टेक आपको लगी हो तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा सही बदलाव करके इसमें जो भी था ऑथेंटिक वो दिया है। और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन और आगे इसी के आगे वाले पार्ट पढ़ेंगे, चौथा जो होगा, ठीक है। अब इसमें 1 के बाद 2 आएगा, 2A 2B ऐसे आएगा, ठीक है, और अपन बाकी ज़िले पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम और ज़्यादा उत्साह के साथ आपको अच्छी क्लासें निरंतर जारी रख सकें हम आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।